नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं बात करूंगा सेल बायोलॉजी पार्ट 2 के ऊपर। देखो, प्रीवियस लेक्चर के दौरान मैं बात किया था सेलुलर एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। आज हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फर्दर लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सबसे पहले आप क्लासिफिकेशंस देखो सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, आप 10+2 लेवल से क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन का मॉडल है, आप बात करते हो आर.एच. व्हिटेकर का। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशंस को दिया, जिसको कि आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हो। जब हम किसी भी क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होता है। ठीक उसी प्रकार से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का भी पैरामीटर था, जिसको कि आर.एच. व्हिटेकर ने लिया था। सबसे पहले हम देखेंगे उन पैरामीटर के बारे में और फिर इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे आर.एच. व्हिटेकर ने उनको क्लासीफाई किया था। आप देखो यहाँ पे जो सबसे पहला पैरामीटर था जिसको कि आर.एच. व्हिटेकर ने लिया था, उसको आप बोलते हो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। व्हिटेकर ने क्या किया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को क्लासीफाई किया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को क्लासीफाई किया। आप देखो यहाँ पे एक किंगडम जिसको आप मोनेरा के तौर पे जानते हो, इसको उन्होंने किस में रखा, प्रोकैरियोट में। इसके अलावा प्रोटिस्ट से लेकर के फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन सबको उन्होंने किस में रखा, यूकैरियोट में रखा। समझो, सबसे पहले जो पहला क्लासिफिकेशन का पैरामीटर था वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया, जो मोनेरा को रखा प्रोकैरियोट के अंदर और प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया को रखा यूकैरियोट के अंदर। देन नेक्स्ट उनका पैरामीटर था सेलुलरिटी, नंबर ऑफ सेल्स। अब आप अगेन देखो यूकैरियोट के अंदर में जो प्रोटिस्ट थे, इसको उन्होंने बोला कि ये होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इन तीनों को उन्होंने क्या बोला, मल्टी सेलुलर, क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो नेक्स्ट जो इनका पैरामीटर था नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे था। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बेसिस पे। जब आप मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का बात करते हो तो जो प्लांटी हैं ये तो ऑटोट्रॉप्स हैं, विया फोटोसिंथेसिस ये अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो एनिमेलिया है या फिर फंगी है, ये कैसे हैं, हेट्रोट्रॉप्स के कैटेगरी में आते हैं। देन फर्दर उन्होंने क्लासीफाई किया मोड ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन। जब आप फंगी का बात करते हो तो फंगी का जो मोड ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन है, ये क्या है, ये सिंपल एब्जॉर्प्शंस के द्वारा करते हैं। समझो आप इस बात को, ये एब्जॉर्प्शंस के द्वारा अपने फूड को अपटेक करते हैं। जबकि अगर वहीं मैं बात करूंगा एनिमल का, तो एनिमल क्या करते हैं, ये इजेशन करते हैं। इनमें माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस माउथ से फूड को अपटेक करते हैं। तो इस तरीके से आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस को दिया, और आप समझ सकते हो कि इस क्लासिफिकेशन से हम किस तरीके से किसी भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है ना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, आप इस बात को ध्यान में रखो कि जो प्रोकैरियोट हैं उन्हीं को हम मोनेरा बोलते हैं, और जो यूकैरियोट हैं इनके अंदर में प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 4 किंगडम आते हैं, और टोटल को मिला दोगे तो 5 किंगडम है। इस क्लासिफिकेशन को तो आप 10+2 लेवल से पढ़ते हो, लेकिन जो अगला क्लासिफिकेशन है आप उसको 10+2 लेवल में नहीं पढ़ते हो, जिसको कि आप जानते हो 3 डोमेन सिस्टम के नाम से। इसको देने का काम किया था कार्ल वूज ने। कार्ल वूज एंड फॉक्स करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको 1990 में दिया था। ठीक है ना। वहाँ पे 5 किंगडम था जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम है। यहाँ पे 3 डोमेन की बात करी जाएगी, 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बात बताया, जो 3 डोमेन सिस्टम है इसमें एक डोमेन के तौर पे बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन के तौर पे आर्किया, तीसरा डोमेन के तौर पे यूकैरिया को लिया गया। आर क्लासिफिकेशन लेवल हायर देन द किंगडम लेवल्स। ठीक है ना। अब आप इस बात को भी समझो कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो 1969 में आया। जो 3 डोमेन सिस्टम है ये 1990 में आया। यहाँ तक पहुँचने में कई वर्ष बीत गए, कई सारी रिसर्च हुई, उस रिसर्च से कई सारी चीज़ों के बारे में पता चला, और इस क्लासिफिकेशंस को और भी एक्यूरेट या फिर आप बोल सकते हो हायर लेवल माना जाता है, क्योंकि तब तक कई सारी रिसर्च हो गई थी। ठीक है ना।
आप आगे देखो, द वैलिडिटी ऑफ दीज डोमेन्स हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मेनी स्टडीज़। वही बात जो हमने अभी बताया कि कई सारी रिसर्च स्टडी हो गई थी जिनके बारे में बहुत ही अच्छे से एविडेंसेस मिल चुके थे और उस हिसाब से इसको क्लासीफाई इन्होंने किया, इंक्लूडिंग अ रिसेंट स्टडी दैट एनालाइज नियरली 100 कंप्लीटली सिक्वेंस्ड जीनोम्स। इन्होंने क्या किया, यहाँ तक पहुँचने में लगभग 100 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का कंप्लीट जीनोम का सीक्वेंसिंग हो चुका था और फिर उसके डेटा के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्लासीफाई किया और तब जाकर के इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम को दिया। ठीक है, अब देखो इसमें इन्होंने क्या बात बताया, द डोमेन बैक्टीरिया कंटेन्स मोस्ट ऑफ द करंटली नोन प्रोकैरियोट्स। आप इस बात को ध्यान में रखो कि अभी के जो रिसेंट का हमारा सिनारियो है, अभी आप देखोगे तो प्रोकैरियोट के अंदर में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कौन है, बैक्टीरिया। आप बैक्टीरिया बोलो या इसको आप यू बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, मोर अप्रोप्रिएटली आप इसको बैक्टीरिया ना बोल करके आप यू बैक्टीरिया बोल सकते हो। अभी ये पाए जाते हैं। while the domain archaea consists of a diverse group of prokaryotic organism that inhabit a wide variety of environment। और जो इन्हीं का दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म था जिनको कि आप आर्किया के नाम से जानते हो, ठीक है ना, ये बहुत ही डाइवर्स या आप बोल सकते हो कि वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स में पाए जाने वाले प्रोकैरियोट के तौर पे थे। तो अभी जो आप बोल सकते हो कि आर्किया के उतने ऑर्गेनिजम्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं जितना हमें बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया का मिलते हैं। तो इसके पीछे कई सारे वजह रहे होंगे, जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है या जो इवोल्यूशन हुआ शायद इसको फेवर नहीं किया होगा, जिसके वजह से आर्किया उतने ज़्यादा नंबर्स में नहीं पाए जाते हैं जितने कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है ना, देखो द डोमेन यूकैरिया कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल्स कंटेन ट्रू न्यूक्लियाई। तो इन्होंने क्या किया, कार्ल वूज ने क्या किया कि ये जो 3 डोमेन्स रखा, सबसे पहले कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला चलो भाई बैक्टीरिया को ले लो, ठीक है, फर्स्ट डोमेन के तौर पे बैक्टीरिया। सेकेंड डोमेन के तौर पे इन्होंने किसको लिया, क्लासीफाई किया, आर्किया को किया। तीसरे डोमेन के तौर पे इसने किसको किया, यूकैरिया को किया। अब इस बात को आप समझते चलो, जो बैक्टीरिया है और जो आर्किया है इसको रखा इन्होंने प्रोकैरियोट के में, और जो यूकैरिया है ये सिंगल कौन थे, यूकैरियोट थे। इसका जो मेजर पैरामीटर था यूकैरियोट में रखने का वो क्या था, ट्रू न्यूक्लियाई। ट्रू न्यूक्लियस का होना ही यूकैरियोट को क्या करता है, बनाता है। तो इस तरीके से इन्होंने दिया। इसको अभी हम फर्दर देखते हैं। आप देखो यहाँ पे जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आप समझ जाओगे। पहला डोमेन के तौर पे बैक्टीरिया था, दूसरा डोमेन के तौर पे आर्किया था और तीसरा डोमेन के तौर पे यूकैरिया है। तो आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो 3 डोमेन सिस्टम को। ठीक है ना, अब आप देखो 3 डोमेन्स सिस्टम का बेसिस क्या था। तो ये तो मैं अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया। पहला डोमेन के तौर पे बैक्टीरिया, सेकेंड डोमेन के तौर पे आर्किया, थर्ड डोमेन के तौर पे आर्किया था। इसको किस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई किया या क्या इसका पैरामीटर्स लिया, किसके बेसिस पे इन्होंने बताया, आप उस चीज़ को देखो। देखो जब आप बैक्टीरिया में बात करते हो या नॉट बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट सिंपली बोलो, जब आप प्रोकैरियोट को लेते हो तो प्रोकैरियोट के पास में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। अब ये जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है इसमें आपको 2 सब यूनिट देखने के लिए मिलेगा राइबोसोम्स का। एक होता है 50S और दूसरा होता है 30S। इन्होंने ये जो 30S था इसको लिया और स्टडी किया और इसमें देखा कि 16S RNA का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मिल रहा है। एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को लिया, किसी में 16S RNA मिल रहा था और किसी में 16S RNA नहीं मिल रहा था। ठीक है ना, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस था, उसी के बेसिस पे इन्होंने आर्किया और बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया। तो आप देखो यहाँ पे वही चीज़ मेंशन किया हूँ मैं। इन्होंने क्या किया, 70S लिया, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो कि बैक्टीरिया में बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है, उसका जो स्मॉल सब यूनिट था 30S, उसके अंदर में 16S RNA पाया गया। इसका देखो मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, स्मॉल सब यूनिट राइबोसोमल RNAs, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म SSU RNAs के तौर पे भी आप देखते हो। और इसको इन्होंने क्या बोला कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सिग्नेचर सीक्वेंसेस। समझो इस बात को कि जिसमें 16S RNA का सीक्वेंस पाया गया उसको इन्होंने किसके तौर पे ले लिया, सिग्नेचर सीक्वेंस। और इसी को एक क्राइटेरिया मान करके इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को
और आर्किया को क्लासीफाई किया। जिसके अंदर में ये सीक्वेंस पाई गई उसको बैक्टीरिया बोल दिए, और जिसके अंदर में नहीं पाई गई उसको आर्किया बोला गया। तो ये इनका बेसिस था एक्सपेरिमेंट का, जिसके बेसिस पे इन्होंने डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया को क्लासीफाई किया, और जो डोमेन यूकेरिया है उसका ट्रू न्यूक्लियस का प्रेजेंस होता है। देन अगर मैं आगे बात करूं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आप देखो इवोल्यूशनरी ट्रेंड अमॉन्ग आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ठीक है ना। आप एक देखो, मैं यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री रखा हूँ। जब अगर आप इसको देखते हो तो देखने के बाद में ऐसा हमें लगता है आमतौर पे 10+2 लेवल पे जब आप पढ़ते हो, या जब तक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आते, आपको ऐसा लगता है कि जो आर्किया है ये मोर प्रिमिटिव होंगे, ठीक है ना। ऐसा हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को भी लगता है आर्किया सबसे प्रिमिटिव होंगे, देन यू बैक्टीरिया, या फिर आप बोल सकते हो बैक्टीरिया देन यूकैरिया, ठीक है ना। ऐसा बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। देखो आप जब आप बात करते हो LUCA, जिसको कि आप बोलते हो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जब यहाँ पे देखते हो तो जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर था, आप देखो इससे कौन इवॉल्व हुआ, बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसके बाद एक और लिनिएज चली, और यहाँ पे आप देखो आर्किया बना, और फिर इस कॉमन एंसेस्टर से यूकैरिया बना। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे कि यूकैरिया का जो नज़दीकी है वो कौन है, या फिर आर्किया का जो नज़दीकी है फाइलोजेनेटिक ट्री में कौन है, तो आप देखो आर्किया यूकैरिया के साथ में ज़्यादा नज़दीक है। ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये कॉमन एंसेस्टर से शेयर कर रहा है, जबकि आप वहीं पे देख रहे हो तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया काफ़ी डिस्टेंस शो कर रहा है। और ये यहाँ पे देखो ये पास्ट का बात हो और ये प्रेजेंट का है, तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो जो सबसे प्रिमिटिव हैं बैक्टीरिया होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आर्किया, इसके बाद यूकैरिया। आप इस तरीके से भी देखते हो, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखो कि जो सबसे प्रिमिटिव के तौर पे हैं बैक्टीरिया हैं, देन आर्किया, देन यूकैरिया। अगर ये आपसे पूछा जाए कि यूकैरिया से कौन ज़्यादा नज़दीक है, बैक्टीरिया या फिर आर्किया, आप ऐसे केसेस में बताओगे आर्किया काफ़ी क्लोज हैं विथ रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया इन ह्यूमंस और यूकैरियोट्स। आप इस चीज़ को ध्यान में रखो। देन नेक्स्ट देखो, मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन अमॉन्ग यू बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। जब अगर आप इनको एक साथ लेकर के कंपैरिजन करते हो तो आप देखो आर्किया के रिस्पेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो यू बैक्टीरिया के जैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नो डाउट ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। अगर आप बात करोगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का, ये भी यू बैक्टीरिया के जैसा ही होता है। जैसा मेटाबॉलिज्म्स आप देखते हो बैक्टीरिया के केस में होता है, वैसा ही आर्किया के केस में भी होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ जेनेटिक प्रोसेसेस का, तो ये यूकैरिया के जैसा होता है। ये ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करता है यूकैरियोट्स के रिस्पेक्ट में। तो आप मतलब ये चीज़ बोल सकते हो कि जो आर्किया है ये दोनों से ही कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता है, बैक्टीरिया के साथ में भी और यूकैरियोट्स के साथ में भी। तो जब आप कंपैरिजन करते हो तो आर्किया दोनों के साथ में अपना रिलेशनशिप को शो करता है। आप इस चीज़ को भी बाय द टाइमिंग माइंड में रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे मैं अब कुछ दूसरे पैरामीटर्स को ले रहा हूँ सेल को क्लासिफाई करने के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। आप इस चीज़ को देखो, देखो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए, सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के तौर पे एनर्जी सोर्स होगा। अब ये जो एनर्जी सोर्स है या तो केमिकल हो सकता है या तो लाइट हो सकता है, ठीक है ना। आप देखो जो केमिकल से अपना एनर्जी को ड्राइव कर रहे हैं आप उसको बोलते हो कीमोट्रॉप्स। और यहाँ पे कीमोट्रॉप्स में जो बोल रहा हूँ, और एनर्जी सोर्स के तौर पे जो काम करेगा वो कौन रहेगा, कार्बन एज ए सोर्स काम करेगा। तो अगर ये CO2 को यूज करके, आप समझो CO2 क्या है, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अगर इसको यूज करके अपना फूड बना रहा है कोई भी ऑर्गेनिजम्स, तो आप उसको क्या बोलोगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। ध्यान रहे, आप क्या बोलोगे उसको, कीमो ऑटोट्रॉप्स।
लेकिन आपके माइंड में क्या चीज़ होता है, आप जहाँ पे देखते हो फोटो आप वहीं पे ऑटो समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कीमो भी ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। कीमो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस को एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पे लिया जा रहा है। अब इसके एग्जांपल्स देखो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो जो इस तरह के बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज करके अपना फूड को बनाते हैं। आप इस ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे आप उसको बोलते हो कीमो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट देखो, अगर कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, और जब मैं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आप ग्लूकोज का बात कर लो, ठीक है ना। आप किसका बात करोगे, आप ग्लूकोज का बात कर लो, या फिर अमीनो एसिड से, या फिर फैट से, या फिर न्यूक्लिक एसिड से। अगर इस तरीके के कंपाउंड से कोई भी ऑर्गेनिक कार्बन को अगर ले रहा है या एनर्जी को ले रहा है तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर आप ऐसे में क्या बोलोगे, कीमो हेटेरोट्रॉप्स। कीमो क्योंकि केमिकल, हेटेरोट्रॉप्स क्योंकि खुद तो बना नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे अगर जब ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे ऑक्सीजन है तो फिर आप देखते ही हो, जो कि मोस्ट ऑफ द एनिमल के केसेस में आपको देखने के लिए मिलता है, ऑल एनिमल्स मोस्ट फंगी प्रोटिस्ट बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया तो आप देख रहे हो कि कीमो ऑटोट्रॉप्स में बिलोंग कर रहे हैं और कुछ इसमें भी होते हैं, लेकिन सभी जो एनिमल्स हैं या फिर जो जिसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, हम लोग आते हैं हेटेरोट्रॉप्स में। और हमारे पास में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे जो आप देखते हो ऑक्सीजन होता है। ये तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको जब मैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, बेसिकली आप जब मैं आपको रिस्पिरेशन वाला टॉपिक जब मैं कवर कराऊंगा तो फिर मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अब अगर देखो यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा अदर देन कोई अदर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के अलावा, तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिर वहाँ पे फर्मेंटेशन हो सकता है। तो अगर फर्मेंटेशन हो रहा है, जैसे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो कि मिल्क को कर्ड में चेंज करने वाला बैक्टीरिया है, तो वहाँ पे बेसिकली आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस देखते हो। और अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ पे कोई है, यहाँ पे तो देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो ये केस आप देखते हो फर्मेंटेशन का। और अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वहाँ पे, जैसे स्यूडोमोनास जीनस से कोई भी हो सकता है, डिनाइट्री फिकस के तौर पे आप देखते हो, तो ये भी देखो, ये कुछ बैक्टीरियाज वगैरह आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स लाइट एज अ एनर्जी सोर्स यूज कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, फोटोट्रॉप्स। और यहाँ पे सोर्स कौन होगा, कार्बन सोर्स। अब अगेन वही चीज़ देखो, अगर CO2, और CO2 को मैं पहले ही मेंशन किया, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे है तो आप इसको क्या बोलोगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो क्यों, लाइट को यूज कर रहा है। ऑटो क्यों, ऑटो आप एक चीज अपने माइंड में रखो कि अदर देन अगर कार्बनिक कंपाउंड को यूज किया जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑटो बोलोगे। और अगर कार्बनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर यूज किया जा रहा है तो आप उसको हेट्रो बोलोगे। आप इस चीज को ध्यान में रखो, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या CO2 को यूज कर रहा है, और CO2 क्या है, ये अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखो क्या यूज होगा, यूज H2O टू रिड्यूस CO2, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगी। अगर S हो रहा है तब देखो क्या होगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, प्लांट एल्गा साइनोबैक्टीरिया, इनमें आप देखते हो, जिसको कि आप आमतौर पे फोटोसिंथेसिस के तौर पे जानते हो। और अगर यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा है तब क्या होगा, तब आप बोलोगे एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के तौर पे काम करेंगे, जिनको आप ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया के तौर पे जानते हो। और इसी का देखो एक दूसरा केस, ये भी आप समझते चलो साथ में, अगर एज अ कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि अभी मैंने बताया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स या फिर न्यूक्लिक एसिड्स, इस तरीके का कोई भी अगर सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो आप इसको क्या बोलोगे, फोटो हेटेरोट्रॉप्स। अगर वहाँ से ये कार्बन को ले रहा है तो ठीक है। और इसके लिए एग्जाम्पल कौन है, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो आप कुछ ना कुछ पैरामीटर्स को रख करके किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन ये बात आप अपने माइंड में रखो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लेना होगा। हमने अभी आपको 3 क्लासिफिकेशंस दिखाया, तीनों क्लासिफिकेशंस में कुछ ना कुछ पैरामीटर्स को लिया गया है और उस पैरामीटर के बेसिस पे ही उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट आप देखो, अब ये देखो कुछ टर्म है जिसमें कि आपको कन्फ्यूजन रहता है।
ठीक, क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं एग्जाम में। जैसे देखो एक ग्रुप है जिसको आप बोलते हो साइनोबैक्टीरिया, इसका केस में क्या मेंशन होता है, फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटो का क्या मतलब है, अभी हमने बताया लाइट। लिथो का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा वो अदर देन कौन रहेगा, कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है ना, तब आप उसके लिए क्या बोलोगे, लिथो बोलोगे। और ऑटोट्रॉप्स ये अपना फोटो सिंथेसिस खुद कर लेंगे, मतलब अपना फूड खुद ही बनाएंगे, तो आप इसको क्या बोलोगे, फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स। फिर देखो जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें भी सेम सीन है कि यहाँ पे भी क्या होगा, लाइटेज एनर्जी काम करेगा। लिथो क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्राप्त करेगा। और इसका अलावा ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट देखो आप जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं आप इसको बोलते हो कीमो, क्योंकि केमिकल्स को यूज करेंगे। लिथो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, वही सिनारियो है। नेक्स्ट देखो अगर जब मैं बात करता हूँ फंगी के केस में, तो फंगी को हम क्या बोलेंगे, कीमो, क्योंकि या मैं फंगी का बात करूँ या ह्यूमन का बात करूँ, दोनों में देखो कीमो लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट लाइट को यूज नहीं करते हैं। हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग या तो कार्ब्स लेते हैं या फैट्स लेते हैं या फिर प्रोटीन्स लेते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसको कीमो बोलेंगे। ऑर्गेनो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके का टर्मिनोलॉजी आपको देखने के लिए डिफरेंट एग्जाम्स में मिलते रहता है। आप इस चीज़ को समझ करके रखो और ये चीज़ आपको आगे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखो मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है ना, आप इसके रिस्पेक्ट में देखो, मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूँगा, आप उसको ध्यान में रखो। देखो अगर जब मैं बात करता हूँ ओरिजिन प्रोकैरियोट का कब हुआ था, तो आप क्या बताते हो, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। आफ्टर 1 बिलियन ईयर क्या बना, फर्स्ट लाइफ आई, जो कि प्रोकैरियोट के तौर पे थे। अच्छा आप ये बताओ, प्रोकैरियोट में कोई भी न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एब्सेंट लगा देता हूँ, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, न्यूक्लियस के जैसा इससे मिलता जुलता न्यूक्लियोइड होता है या इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रॉपर या ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो मैं यहाँ पे एब्सेंट ही मानता हूँ। नेक्स्ट आप देखो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रोकैरियोट में क्या पाया जाएगा, इनके पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा। देखो मैं फर्स्ट लेक्चर के दौरान ये बात मेंशन किया था कि वायरस के अलावा, और वैसे भी वायरस को आप किस में कंसीडर कर रहे हो, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में प्रेजेंस हैं उन सबके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा, याद रहे। आगे मैं इसमें थोड़ा और ऐड करता हूं इन्फॉर्मेशंस को। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होता है प्रोकैरियोट के केस में, लेकिन ये सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है ना, तो आप ये देखो इस तरीके से सर्कुलर डीएनए होते हैं, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं। और ये जो इनका एंड है ये आपस में जुड़ा हुआ होता है, फ्री फॉर्म में आमतौर पे नहीं देखने के लिए मिलता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, आप ऐसे समझो दिस वन लाइक ऐसे, इस तरीके से जो इनका डीएनए है एंड टू एंड ज्वाइनिंग होती है, तो आप ये केस देखते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा डीएनए कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टोन, क्या इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, तो मैं यहाँ पे एब्सेंट लगाऊंगा। नेक्स्ट देखो आप स्टेरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बात तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एज अ आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पे, और सबका स्ट्रक्चर नियर अबाउट सेम ही होता है, जिसमें कि आप देखते हो ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड और स्टेरॉल, ये चीजें लगभग पाई जाती हैं। ठीक है ना, लेकिन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट यहाँ पे आपको स्टेरॉल देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसको कि आप जानते हो PPLO के नेम से। ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग, PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसमें आपको स्टेरॉल देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बाकी किसी भी प्रोकैरियोट में आपको स्टेरॉल देखने के लिए नहीं मिलता। इसी का दूसरा नेम भी है जिसको कि आप माइकोप्लाज्मा के तौर पे जानते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, तो आपके माइंड में सबसे पहले माइकोप्लाज्मा ही आता है। मैं उसी माइकोप्लाज्मा का बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा राइबोसोम का, तो राइबोसोम पाया जाएगा, डेफिनेटली पाया जाएगा, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाया जाता है। देन अगर नेक्स्ट मैं बात करूं यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो देखो एक बात को आप समझ लो, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखे गए हैं इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। ये तो मैं बाद में मेंशन करूंगा आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा कि यूनिट मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन क्या होते हैं। अभी बाय द टाइमिंग आप इस बात को अपने माइंड में रखो कि प्रोकैरियोट के केस में यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखे गए हैं, जैसे गैस वैक्यूल्स। इस तरीके का जब आप पढ़ते हो ना, तो आप देखते हो नेम जिसमें लिखा होता है गैस वैक्यूल्स, तो आप इस बात को समझो कि अगर सपोज मैं एक बैक्टीरिया को बना रहा हूं और अगर इस बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल है, तो बिना मेम्ब्रेन से बाउंड हुई ये कैसे अपने लोकेशन पे फिक्स रह सकता है। तो ये चीज़ें देखी गई हैं कि पाई जाती हैं, बट यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो आप यहाँ पे इसको अब्सेंट ही रखो, बट बाय द टाइमिंग आप अपने माइंड में इस चीज़ को भी रखो कि मेम्ब्रेन बाउंड पाया जाता है। अगेन यहाँ पे आप देखो, अगर मैं बात करता हूँ सेल डिवीजन, क्या माइटोसिस और मियोसिस होता है प्रोकैरियोट्स में? एकदम नहीं होता है, नहीं होता है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नहीं होता है। लेकिन जब आप 10+2 लेवल का किसी भी स्टडी मटेरियल को यूज करते हो, तो वहाँ पे देखते हो बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंशन होता है, जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन जैसी चीज़ों को पढ़ते हो। ये एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का एग्जाम्पल है, न कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आप इस लेवल पे, अब अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल पे हो या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ग्रेजुएशन लेवल का या पीजी लेवल का, तो यहाँ पे आप अपने माइंड में रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब आप 10+2 लेवल में पढ़ते हो, एनसीईआरटी जैसे बुक को भी अगर आप फॉलो करते हो, तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंशन होता है और वहाँ पे आप देखते हो कि वही जो ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है, वही वाली चीज़ें वहाँ पे दी हुई होती है, जबकि ये कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमीट का फॉर्मेशन होना जरूरी है, गैमीट का फ्यूजन होना जरूरी होता है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका होना जरूरी होता है, लेकिन क्या आप कभी भी प्रोकैरियोट के केस में गैमेट का फॉर्मेशन या गैमेट का फ्यूजन जैसा सिनेरियो देखो, ऐसा पढ़े हो? आप नहीं पढ़ते हो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। हाँ, एक और चीज़ जो है मैं भूल गया था, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का इन्वॉल्वमेंट। आप पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ लेना, कभी भी आप स्पिंडल फाइबर जैसा स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑफ बैक्टीरिया नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना। देन अगर मैं किस नतीजे पे पहुंचा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। देन अगर मैं बात करूंगा साइज का, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं या जो ऑर्गेनिज्म है, इनका साइज स्मॉल होता है विथ रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स था, प्रोकैरियोटिक सेल बोलो आप या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलो, उसके रिस्पेक्ट में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में। देखो, जब मैं इस तरीके का इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता हूँ, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन याद करना कभी कभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। आप इसके लिए क्या करो, A4 शीट का एक पेज लो और वहाँ पे कंपैरिजन मैनर में आमने सामने प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का रखो लिख करके, और फिर आप उसको देखो। जब आप उसको देखोगे एक कंपैरिजन मैनर में, तो वो चीज़ आपके लिए याद करना, मेमोराइज करना ईजी हो जाता है, ठीक है ना। अब आप देखो, मैं उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करूंगा। अगर मैं वहाँ पे बात किया प्रोकैरियोट सेल का ओरिजिन कब हुआ था, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो यूकैरियोट का कब हुआ है, क्या मैं मेंशन किया था, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। आप इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो प्रोकैरियोट्स काफ़ी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट तो बहुत बाद में है, और उसमें भी अगर आप ह्यूमन के रिस्पेक्ट में सोचते हो, तो हम तो इस अर्थ पे सबसे नए ऑर्गेनिज्म के तौर पे पाए जाते हैं। देन अगर आप न्यूक्लियस का बात करोगे, तो न्यूक्लियस तो पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस। अगर आप जेनेटिक मटेरियल का बात करोगे, तो यहाँ पे भी वही बात है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। डीएनए कॉम्प्लेक्स्ड विथ हिस्टोन, यस, हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। स्टेरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर आप एनिमल सेल्स देखोगे, तो यहाँ पे स्टेरॉल के तौर पे कोलेस्टेरॉल देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अगर मैं राइबोसोम्स का बात करूं, अच्छा वन मोर थिंग्स, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में
ऐसा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होता है, उनको लगता है कि इन द केस ऑफ यूकैरियोट ओनली 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स अकर्स, लेकिन ऐसा सही नहीं है। आप इस चीज़ को भी जानो, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स भी होता है और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स भी होता है यूकैरियोट के केस में। अगर जब मैं बात करता हूँ 70s टाइप ऑफ राइबोसोम का, तो ये आप प्लास्टिड के अंदर देखते हो, ठीक है ना, प्लांट सेल में, और एनिमल या प्लांट सेल्स दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में देखते हो कि 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होता है। इसके अलावा जो साइटोसॉल है, साइटोसॉल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 80s टाइप ऑफ राइबोसोम है। तो आप किस चीज़ को अपने माइंड में रखोगे, आप अपने माइंड में इस बात को ध्यान में रखो कि 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स बोथ टाइप्स इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स पाए जाएंगे, कोई एक नहीं पाया जाता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखोगे। क्या यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है? डेफिनेटली पाया जाएगा। आप माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हो, आप क्लोरोप्लास्ट का बात करते हो, आप पेरोक्सिसोम का बात करते हो, आप लाइसोसोम का बात करते हो, आप इस तरीके के जितने भी सेल ऑर्गेनेल को ले लो यूकैरियोट के केस में, ये सब के सब यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के तौर पे देखे जाते हैं। क्या माइटोसिस और मियोसिस होगा? डेफिनेटली होगा। एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द केस में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसको ऐसे रखो। साइज लार्ज होता है, तो आप इसको लार्जर समझो। अब आप इस चीज़ को समझो कि अगर प्रोकैरियोट का आपने पढ़ा और उसी टाइम पे आप यूकैरियोट का भी देखते हो इन सारे फीचर्स के बारे में, तो आपके माइंड में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन जनरेट होगा और इस तरीके का क्वेश्चंस का आंसर करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। आप इस चीज़ को देखना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का, तो आप इस चीज़ को देखो, मैं यहाँ पे क्या मेंशन किया हूँ। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखोगे तो ये कैसे होते हैं? सिंपल। आप देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम भी रखा हूँ। ये एक बैक्टीरियल सेल है, आप इसका स्ट्रक्चर देखो और इसका साइज देखो, यहाँ पे कितना मेंशन है, 1 माइक्रोमीटर। और ये एक यूकैरियोटिक सेल है जो कि काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स देखने में नज़र आ रहा होगा, और इसका साइज कितना है? 50 माइक्रोमीटर। और ये एक एनिमल सेल है और ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो दोनों में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आप इस चीज़ को समझना कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं और जो यूकैरियोट हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो। अच्छा, इस तरीके का तो आप कई बार ये देखते रहते हो टर्मिनोलॉजी, जब आप सेल बायोलॉजी स्टडी करते हो। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है। आप खुद से पूछ के देखो, क्या इन टर्मिनोलॉजी के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या आपको पता है इनके बारे में? अगर नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में ना। एनिमल सेल को मैं लेकर के यहाँ पे चल रहा हूँ और उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। जैसे अगर आप पढ़ते हो कहीं पे मेंशन होता है प्रोटोप्लास्ट, तो अगर प्रोटोप्लास्ट कहीं पे मेंशन है तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म प्लस एर्गास्टिक बॉडीज। जैसे अगर आप एनिमल सेल को लोगे, आप ऐसे समझो, सपोज कि ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इसके तौर पे तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सब्सटेंसेस अवेलेबल है, आप उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हो। तो उसको फर्दर हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर क्या क्या है प्रोटोप्लास्ट के अंदर में? प्रोटोप्लाज्म प्लस एर्गास्टिक बॉडीज। एर्गास्टिक बॉडीज क्या होते हैं ये आपके लिए समझना जरूरी है। एर्गास्टिक बॉडीज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन द सेल। किसी भी सेल के अंदर जो नॉन लिविंग सब्सटेंस या कंपोनेंट पाए जाएंगे, आप उसको बोलते हो एर्गास्टिक बॉडीज। इसके अलावा जो कुछ भी पाया जाएगा, अब आप उसको बोलते हो प्रोटोप्लाज्म। अगेन, अगर प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन किया जाए या देखा जाए कि उसके अंदर में क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दोनों को अगर आप एक साथ ले लेते हो तो आप क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिला करके प्रोटोप्लाज्म। अब अगर मैं न्यूक्लियस को बाहर कर देता हूं, तब मैं क्या बोलूंगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसॉल। और अगर मैं साइटोसॉल को अलग कर देता हूं तो हमारे पास में क्या बच जाएगा ऑर्गेनेल के तौर पे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। देखो, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के तौर पे बात करते हो, तो आप बात करते हो माइटोकॉन्ड्रिया, आप बात करते हो प्लास्टिड्स,
और जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, आप यहां पे बात करते हो लाइसोसोम, आप बात करते हो ER, आप बात करते हो पैरोक्सिसोम, आप बात करते हो वैक्यूल्स। आप इस तरीके के ऑर्गेनेल्स को बोलते हो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। और आप साइटोसॉल के बारे में समझ ही लिए कि अगर किसी भी सेल के अंदर से आप सब कुछ सारे ऑर्गेनेल को हटा दोगे तो जो लिक्विड पार्ट बचेगा आप उसको साइटोसॉल बोलते हो, या फिर आप उसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो ये एक फ्लो चार्ट है, आप अपने नोट्स में इसको बना लेना और फिर आप इसको स्टडी करना। देखना आप क्या करोगे, जो राइट साइड में दिया गया है आप इसको आप क्या करोगे, आप माइनस करते जाओगे, आप माइनस करते जाओगे और आपको मिलते जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, ये भी है। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ केमिकल कंपोजिशन का। अगर कोई भी सेल है तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी। आप देखो, मेड ऑफ नियर अबाउट 70% वाटर, लेस देन 30 एलिमेंट। जब आप पीरियोडिक टेबल्स को पढ़ते हो तो वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, जो सेल बना हुआ है, 30 से भी कम एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और 70% वाटर हमारे सेल्स में या बॉडी में पाई जाती है। नियर अबाउट वैल्यू है, आप इसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट कि इतना ही होता है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप इसको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के तौर पे मान करके चलना। हैव रिलेटिवली लो एटॉमिक नंबर्स, ये जो 30 एलिमेंट्स हैं इनमें से जो अधिकतर वो पाए जाएंगे जिनकी एटॉमिक नंबर काफ़ी कम होती है। और जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स के तौर पे आपको देखने के लिए मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये सब मिलकर के कितना बनाता है, नियर अबाउट 98%। इसके अलावा आपके बॉडी में आप देखते हो कि कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके बॉडी में फेरस भी पाया जाता है। इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वो कहाँ पे हैं, वो जो लास्ट का 2% है या 1% है उसमें आते हैं, जबकि 98% यही बना देता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखोगे। देन नेक्स्ट देखो, मैं बात करता हूँ थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स का, क्योंकि जब मैं सेल का बात कर रहा हूँ तो सेल तो भाई बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर के बनेगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ अ वेराइटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो मैं ऐसे कार्बन कंपाउंड का बात करूंगा जिसमें कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, आप उन्हीं को बायोमोलिक्यूल्स बोलते हो। अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, आप या तो बोलते हो स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स या आप बोलते हो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स में आप शुगर्स का बात करोगे, फैटी एसिड्स का बात करोगे, न्यूक्लियोटाइड्स का बात करोगे, अमीनो एसिड्स का बात करोगे। शुगर में भी आप जैसे बात करते हो फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, आप इन सब का बात करते हो। और अगर मैं बात करूंगा लार्ज बायोमोलिक्यूल्स या फिर आप इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स के तौर पे भी जानते हो तो आ जाएगा प्रोटीन्स। तो अब आप इस बात को समझो कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड मेड प्रोटीन्स, कई सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन्स बनाएंगे, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे और कई सारी शुगर मिलकर के पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन सब का जो पॉलीमर होगा आप उसी को क्या बोलोगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलोगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ें हमारे पास में आती हैं, इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स के तौर पे हमारे पास में प्रोटीन्स आ जाता है और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों इसको बोला जाता है, आप इस बात को भी समझो। देखो, चाहे प्रोटीन हो या न्यूक्लिक एसिड हो, इनके पास में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। आप अमीनो एसिड का भी सीक्वेंस पढ़ते हो, आप उसका सीक्वेंसिंग भी करते हो। आप डीएनए हो या आरएनए उसका भी सीक्वेंसिंग करते हो, उसका भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। और अगर उस सीक्वेंस में कुछ चेंजेस होते हैं उसके वजह से आपको एक डिफरेंट केस देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इनके पास में इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स थे। देन नेक्स्ट देखो, आप इस तरीके का भी टर्मिनोलॉजी देखते हो, कहीं कहीं पे मेंशन होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर कहीं पे जीनोम लिखा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, अ सेल्स ऑल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। जैसे कोई भी सेल है, सपोज करो कि ये सेल है, इस सेल के अंदर टोटल जेनेटिक मटेरियल जो होगा आप उसको क्या बोलोगे, जीनोम बोलोगे। देन आप देखते हो कहीं पे लिखा होता है ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम का क्या मतलब है, अ सेल्स ऑल आरएनएज। अगर कोई सेल है और उस सेल के अंदर टोटल आरएनए, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए हैं, अगर सबको लिया जाए तो उसको बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्टोम। फिर नेक्स्ट आप किसका बात करते हो, प्रोटियोम। किसी भी सेल के अंदर में टोटल प्रोटीन कंटेंट को आप क्या बोलोगे, प्रोटियोम बोलोगे। देन नेक्स्ट आप बात करते हो ग्लाइकोम।
किसी भी सेल के अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलोगे, ग्लाइकोम बोलोगे। जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर टोटल जितना भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सबको मिला करके आप क्या बोलते हो, ग्लाइकोम बोलते हो। और उसी तरीके से किसी भी सेल के अंदर में टोटल लिपिड कंटेंट को आप क्या बोलोगे, लिपिडोम बोलोगे। तो बाय द टाइमिंग आप अपने माइंड में रखो, जीनोम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है, प्रोटियोम क्या होता है, ग्लाइकोम क्या होता है, लिपिडोम क्या होता है। जब आप बीएससी के लेवल पे या फिर बी फार्मा वगैरह जब आप करते हो और वहाँ पे रिटन एग्जाम आपका होता है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस तरीके का टर्मिनोलॉजी डिफाइन करने के लिए आपसे पूछ लेता है। और सीयूईटी जैसे एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा साइटोसॉलिक एंड नॉन साइटोसॉलिक रीजन। जैसे अगर आप किसी भी सेल को देखते हो तो आप किसको बोलोगे साइटोसॉलिक और किसको बोलोगे नॉन साइटोसॉलिक, आप उस चीज़ को देखो। देखो ये एक सेल है और ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि आउटर बाउंड्री के तौर पे है। तो इस बाउंड्री के बाहर जो रीजन होगा आप उसको बोलोगे नॉन साइटोसॉलिक रीजन, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। जबकि अगर वहीं पे जो अंदर का हिस्सा है ये साइटोसॉल वाला, आप इसको क्या बोलोगे, अंदर वाले को बोलोगे साइटोसॉलिक रीजन, या फिर आप इसी को बोलोगे इंट्रा सेलुलर रीजन। लेकिन एक बात और आप समझते चलो कि इस साइटोसॉल के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो ये मैट्रिक्स है, आप इसको भी क्या बोलते हो, नॉन साइटोसॉलिक रीजन। चाहे ये माइटोकॉन्ड्रिया का के अंदर का हो या फिर ईआर के अंदर का हो या किसी भी ऑर्गेनेल के अंदर का जो रीजन है, मैट्रिक्स वाला रीजन है, आप उसको नॉन साइटोसॉलिक बोलते हो। और उसके बाहर का रीजन साइटोसॉलिक है, और इस सेल के बाहर का भी जो रीजन है वो भी नॉन साइटोसॉलिक है। तो आप इस बात को समझो कि जैसा इन्वायरमेंट यहाँ पे होगा एग्जैक्टली वैसा ही इन्वायरमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर में भी होगा। आप चाहे तो चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करो, चाहे तो फिर आप किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में बात करो, जैसा बाहर होगा वैसा ही किसी भी ऑर्गेनेल के अंदर भी होगा। तो बाय द टाइमिंग आप इस बात को समझ के रखो कि जो बाहर का एरिया है आप इसको नॉन साइटोसॉलिक बोलोगे, और जो अंदर का एरिया इसको साइटोसॉलिक बोलोगे। और इसी अंदर साइटोसॉल के अंदर ही अगर कोई ऑर्गेनेल पाया जा रहा है, उस ऑर्गेनेल का जो अंदर का ल्यूमेन वाला एरिया है या जो मैट्रिक्स वाला रीजन है, आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको भी नॉन साइटोसॉलिक कंसिडर करके चलते हो। आप इस चीज़ को भी बाय द टाइमिंग माइंड में रखो, ठीक है ना। अब देखो यही बात यहाँ पे मैं रखा हूँ और आपको बताता हूँ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो यहाँ पे देखो मैं क्या मेंशन किया हूँ, साइटोसॉलिक एंड नॉन साइटोसॉलिक रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। इसमें बच्चों को काफ़ी आप बोल सकते हो कि कंफ्यूजन होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो बाहर वाला रीजन होगा आप उसको नॉन साइटोसॉलिक बोलोगे, जो अंदर का रीजन है आप उसको साइटोसॉलिक बोलोगे। और सपोज कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनेल है और ऑर्गेनेल के तौर पे ये क्या है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसका ये ल्यूमेन का हिस्सा है, तो ये भी नॉन साइटोसॉलिक रीजन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा, कैटायन एंड एनायन के रिस्पेक्ट में। आप इस बात को ध्यान में रखो कि सेल के अंदर मतलब कि साइटोसॉलिक रीजन में, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं या जो आयन्स हैं उनकी नंबर किस तरीके से होती है आप उसको देखो। मात्र यहाँ पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, सोडियम लो, क्लोराइड लो, कैल्शियम लो। इस तरीके का अगर कोई भी चार्ज्ड आयन है आप देखते हो कि साइटोसॉल में लो होता है। हाई किसका रहेगा, सिर्फ पोटेशियम का। नॉन साइटोसॉलिक रीजन में आ जाओ, पोटेशियम का यहाँ पे आपको लो दिखेगा, सोडियम का आपको हाई दिखेगा, क्लोराइड का आपको हाई दिखेगा, कैल्शियम का आपको हाई दिखेगा। और ये किसका मैं बात कर रहा हूँ, नॉन साइटोसॉलिक रीजन का। तो जो सिनारियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वही आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी नॉन साइटोसॉलिक रीजन है और ईआर के अंदर भी नॉन साइटोसॉलिक रीजन है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी सेल के अंदर ईआर है और बताओ उसके अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा कि लो होगा, आप क्या बताओगे, आप बताओगे लो होगा। और सेल के बाहर वहां पे भी लो होगा। और अगर इसी रिस्पेक्ट में आपसे सोडियम का पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे,
अब बताओगे सोडियम का हाई होगा, ER के अंदर साइटोसॉल में लो होगा, और नॉन साइटोसॉलिक रीजन जो बाहर है साइटोसॉल से वहां पे भी उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो देखो जब आप किसी भी लिटरेचर को फॉलो करते हो तो वहां पे लिखा होता है इनसाइड ऑफ द सेल नेट चार्ज इज निगेटिव। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, फिर आप निगेटिव क्यों बोल रहे हो? नेट चार्ज का इन द सेंस क्या मतलब है कि यहाँ पे मात्र पॉजिटिव या हाई कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ आपको पोटेशियम को देखने के लिए मिलेगा, बाकी सबका कम होता है, जबकि बाहर में इन सबका हाई होता है। इस वजह से क्या मेंशन होता है? नेट नेगेटिव चार्ज होता है साइटोसॉलिक रीजन में, और नॉन साइटोसॉलिक रीजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बाय द टाइमिंग आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखोगे कि साइटोसॉल के अंदर सिर्फ पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, बाकी जितने भी कैटायंस होंगे या एनायंस होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन लो होगी साइटोसॉल में। नॉन साइटोसॉलिक में उसी का अपोजिट हो जाएगा। और नॉन साइटोसॉलिक रीजन आप लेकर के चलते हो, साइटोसॉल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका जो मैट्रिक्स वाला या जो ल्यूमेन वाला रीजन होता है उसको भी आप नॉन साइटोसॉलिक रीजन के तौर पर आप लेकर के चलते हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। आज के लिए इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।